नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है मानव रोग के अंतर्गत हम ऐसे रोगों को पढ़ेंगे जो गैर संक्रामक की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे रोग जो किसी रोगी के संपर्क में रहने से नहीं फैलते हैं वो गैर संक्रामक रोग हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसे हम नॉन इन्फेक्टेड डिसीज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से ऐसे रोग पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अपन। उसके पहले यदि कोई विद्यार्थी चैनल पर नया है तो उससे अनुरोध है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना कर्तव्य निभाएगा और वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टिक करेगा। फायदा क्या होगा इससे फायदा ये होगा कि जब भी लेक्चर नए नए डाले जाएंगे या नया परीक्षा संबंधी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सीधे मोबाइल पे मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, जिससे आप उस जानकारी से परिचित रहेंगे। ठीक, तो थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं रोग को। रोग के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है उपार्जित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो रोगी को कहां से प्राप्त हो रहे हैं, जन्म के बाद। ठीक, इसके पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो हमारे जो लेक्चर थे शुरुआती दौर में जब हमने डिसीज को स्टार्ट किया था, वहां पे जन्मजात रोग भी पढ़े थे। जन्मजात रोगों का मतलब ऐसे रोग हैं जो रोगी को जन्म के साथ ही प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर 9th नंबर का लेक्चर है। कौन से नंबर का है? 9th, यानी कि इसके पहले के 8 लेक्चर जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, वहां पे आपको जन्मजात रोग भी मिल जाएंगे और जन्मजात रोगों के साथ जो उपार्जित रोग हैं उसमें आपने जो संक्रामक रोग हैं वो भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो जो कोई भी विद्यार्थी अगर चैनल पर नया है तो वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई लिंकों का उपयोग करते हुए अपने इन जीवाणु, विषाणु और इन अन्य रोगों को भी पढ़ लें। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम गैर संक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत देखें तो दो बड़ी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहला रोग जो है वो कमी से होने वाले हैं, जिसके अंदर विटामिन, प्रोटीन और खनिज की कमी से होने वाले कुछ रोग जो इंपॉर्टेंट थे इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 8 के अंतर्गत हमने उसको कंप्लीट किया है। ठीक, और आज जो हमारा टॉपिक है वो इन रोगों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम कैंसर, अल्जाइमर, डायबिटीज ऐसे रोगों को पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करें आज का अपना लेक्चर। फिर वही बात, अगर कोई चैनल पे नया है तो उसको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिक कर देना चाहिए और वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे यदि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो लास्ट में कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो हमारा रोग है वो है कैंसर। कैंसर जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है और कैंसर के क्या उपचार हैं। परीक्षा में प्रारंभिक रूप से, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें यही दो फैक्ट पूछ लेते हैं कि कैंसर किस कारण से हो रहा है। तो कैंसर किसी व्यक्ति के शरीर में अनियंत्रित रूप से जो कोशिकाएं हैं उनके लगातार विभाजन होने से असंगठित ऊतकों में वृद्धि हो जाती है। असंगठित ऊतकों में वृद्धि क्यों हो रही है उसके पीछे का कारण है, जैसे ये एक सेल है, यानी कि ये क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, ये कोशिका है। अब ये कोशिका विभाजित होगी और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, और ये एक एक करके जब कोशिकाएं आपस में इकट्ठी हो जाएंगी तो बहुत सारी कोशिकाएं जो संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से और उत्पत्ति में समान होती हैं और एक निश्चित संरचना का निर्माण करती हैं। तो यही कोशिका जिस संरचना का निर्माण कर रही है उसे हम कह देते हैं ऊतक। क्या देते हैं, क्या नाम दे देते हैं हम उसको? ऊतक। ठीक है, अब ये ऊतक है, ये निश्चित संरचना है। अब यही ऊतक आगे चल के अंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, और अंग जो होंगे वो आगे चल के क्या करेंगे, आपके शरीर के अंदर जो सिस्टम है उसका निर्माण करेंगे, यानी कि अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और अंग तंत्र जो है वो आपके पूरे शरीर का निर्माण करता है, यानी कि आपके शरीर का जो निर्माण है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि कोशिका मिलकर ऊतक बना रही हैं, ऊतक अंग बना रहे हैं, अंग अंग तंत्र यानी कि सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम से मिलकर आपका शरीर बन रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर की जो बेसिक यानी कि मूलभूत इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है। अब यही कोशिका अनियंत्रित रूप से, किस रूप से? अनियंत्रित, यानी कि इसमें कोई नियंत्रण नहीं हो। जैसे 1 से 2 बन रही है, 2 से 4 बन रही है, 4 से 8 बन रही है, लगातार ये बन रही है, तो ये नियंत्रित रूप से बन रही है, कंट्रोल रूप में बन रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब ये अनियंत्रित रूप से बनती है तो फिर ये रोग का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कैंसर। क्योंकि जब ये कोशिका अनियंत्रित रूप से बनती है तो बनने वाले जो ऊतक हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अनियंत्रित। और अनियंत्रित जो ऊतक है उससे क्या होने लगता है, आपके शरीर में एक, इसके वृद्धि होने से एक गांठ जैसी संरचना दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती संरचना, गांठ जैसी। ठीक है, चीजों को थोड़ा एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि कोशिकाएं नॉर्मली जो होती हैं, कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना देती हैं, और ऊतक आगे चल के अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र शरीर, यानी कि इस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमारे शरीर के निर्माण की जो बेसिक यूनिट है, मूलभूत इकाई है, ठीक है, ये मूल इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। इसी कोशिका में यदि, क्या शब्द जुड़ा है, यदि अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है तो अनियंत्रित रूप से विभाजन के होने से अनियंत्रित रूप से ऊतकों में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। यानी अनियंत्रित रूप से क्या होने लगते हैं, ऊतक का निर्माण होने लगता है। और जब अनियंत्रित रूप से ऊतक का निर्माण होता है तब क्या होता है, शरीर में एक गांठ जैसी संरचना बनती है। जब शरीर में गांठ जैसी संरचना बन जाती है तो गांठ जैसी संरचना बनने के बाद वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि भैया किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे ये कारण समझ में आया होगा कि कैंसर आखिरकार किस कारण से हो रहा है। तो कैंसर आपके शरीर के अंदर, आपके नहीं, जिस भी व्यक्ति को हो गया है उसके शरीर के अंदर कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप के विभाजन से विकसित होने वाले अनियंत्रित ऊतक के कारण कैंसर जो है वो जन्म ले लेता है ना। और कैंसर की खोज सबसे पहले 1970 में की गई थी, और 1970 में सबसे पहले कैंसर की जो खोज की गई है वो कहाँ पर, किस पे, मुर्गियों के ऊपर की गई है। ठीक, किस पर, मुर्गियों के ऊपर इसकी खोज सबसे पहले की गई थी। अब इसके उपचार की बात करेंगे तो इसके उपचार में रेडियोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, रेडियोथेरेपी के साथ साथ सर्जरी भी उपयोग में लाई जाती है, कीमोथेरेपी भी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, जब रेडियोथेरेपी हो रही है या कीमोथेरेपी हो रही है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स के आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं, थोड़ा परीक्षा में सीधा फैक्ट वाइज पूछा जाएगा, और इस सीधे सीधे फैक्ट को आपको याद कर लेना है। जैसे कैंसर के उपचार में रेडियो फास्फोरस यानी कि P32 का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट मतलब CO60, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है ना, आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ का उपयोग क्या करते हैं, कैंसर की पहचान करने के लिए भी करते हैं, और कुछ का उपयोग सीधा सीधा उसके इलाज में भी किया जाता है। ठीक है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ट्यूमर की खोज करने में, यानी कि ट्यूमर का पता लगाने में। तो जब ट्यूमर का पता लगाते हैं तो उन ट्यूमर के पता लगाने के लिए आपके शरीर में, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर हो गया है तो उसको पता लगाने के लिए कि कैंसर है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए आप रेडियो फास्फोरस यानी कि P32, कोबाल्ट 60 यानी कि CO60 और आर्सेनिक 74, इसके माध्यम से आप पता लगा लेते हैं। ठीक, और गोल्ड 198, ठीक है, इंटरफेरॉन अल्फा 2A गुर्दे एवं रक्त के कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रख लेना। यदि किसी व्यक्ति को किडनी में कैंसर हो गया है या ब्लड कैंसर हो गया है तो इन दोनों के उपचार के लिए इस प्रकार की चीजें उपयोग में लाई जाती हैं। बाकी के ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं वो केवल रोग की पहचान करने के लिए, कैंसर का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, कैंसर मुख्य रूप से 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज नॉर्मली होती है, जब किसी व्यक्ति को कैंसर होना स्टार्ट होता है तो वो पहली स्टेज में होती है। शरीर के एक हिस्से में सीमित रूप से कैंसर की कोशिकाएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे कोई भी एक हिस्सा है उसमें शरीर में एक स्तर पर क्या है कि कोशिकाएं दिखाई देने लगती हैं। प्राइमरी स्टेज होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे गांठ बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरी स्टेज जो है उसमें कैंसर की कोशिकाओं का संक्रमित अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं वो वहां तक पहुंच जाती हैं, तो आपके शरीर का क्या है, इम्यून सिस्टम खराब करने लगती है। ये दूसरी स्टेज पे है। फिर लिम्फ नोड द्वारा कैंसर की कोशिकाओं का शरीर के एक दूसरे अंगों तक पहुंचना जारी हो जाता है, यानी कि लिम्फ नोड के माध्यम से ये कोशिकाएं एक से दूसरे अंग में पहुंचती हैं। तो धीरे धीरे शरीर अंदर से क्या होने लगता है, खोखला होने लगता है, शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक, तो ये था आपका कैंसर। इसके बाद दूसरा रोग है वो है अल्जाइमर।
अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी उरी, उरी मूवी देखी थी, जिसमें बदला लिया जाता है कि भारत के सिपाहियों पर जो पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, ठीक है। तो उस पे कहीं ना कहीं भारत ने जवाब देते हुए एक उरी अटैक किया था, या उरी मूवी भी आई थी, आपने उसको देखा होगा, ठीक है। तो उस मूवी में बताया गया है कि जो हीरो होता है, उसकी जो माँ होती है उसको एक बीमारी होती है, उसकी माँ को कौन सी बीमारी है, उसकी माँ को यही अल्जाइमर होता है। धीरे धीरे क्या होने लगती है, यादाश्त भूलने लगती है, यानी कि उसकी यादाश्त शक्ति क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और यादाश्त शक्ति है, यानी कि जो चीजें आपको याद हैं वो भूलने लगती हैं, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना है, अल्जाइमर ऐसा रोग है जो मस्तिष्क के अंदर छिपी हुई यादाश्त शक्ति उसको खत्म करता है। अच्छा, एक मूवी और देखी होगी गजनी वाली, जिसमें शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि करंट मेमोरी जो रहती है वो भूल जाता है। जैसे कि मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि ऐसी बीमारी से ग्रसित हुआ तो पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल ही जाऊँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं खड़ा ही क्यों हूँ, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो अचानक से 10-5 मिनट बाद भूल जाते हैं कि यहाँ पे वो कर क्या रहे थे। तो वो था शॉर्ट टाइम, लेकिन ये शॉर्ट टाइम मेमोरी नहीं है, ये है आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो डाटा फीड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस रोग की जो खोज है वो किसने की, जर्मनी के मनोचिकित्सक डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर। तो इन्होंने अपने नाम पे ही रोग रख दिया अल्जाइमर, ठीक है। इन्होंने खोज की है। इस रोग के क्या कारण है, बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ये कोई विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होगी, उसके कारण से होता है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है आपके शरीर में, प्रभाव ये है कि स्मरण जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होने लगती, कम होने लगती है, यानी कि याददाश्त शक्ति खत्म हो जाती है। प्रभावित रोगी तो लगभग 48 से 65 वर्ष की आयु के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वो इस रोग से मुख्य रूप से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, ठीक। तो अपन लोग बच जाएंगे। प्रकार, ये वंशानुक्रम से भी प्राप्त होता है और बाद में आयु के साथ साथ धीरे धीरे फिर प्रकट होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को है तो आगे चल के उनके बच्चों में हो सकता है, लेकिन उसमें प्रभाव कब दिखेंगे, लगभग 48 से 65 वर्ष की आयु में पहुंचने पर, यानी कि लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद उनको ये रोग के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। फिर एक है पार्किंसन रोग। तो पार्किंसन रोग मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण डोपामाइन का जो स्तर है वो कम हो जाता है, जिससे ये जिससे पार्किंसन रोग पैदा होता है। ये याद रखना आपको, डोपामाइन परीक्षा में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पार्किंसन रोग किसकी कमी से होता है, तो डोपामाइन की कमी से होता है, ठीक है। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण डोपामाइन का स्तर क्या कम हो जाता है, डोपामाइन के स्तर कम हो जाने से आपको पार्किंसन रोग की स्थिति बनती है, ठीक है। और इसके उपचार के लिए कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है, तो एल डोपा यानी कि डोपामाइन के स्तर को ये बढ़ाएगी, है ना। इससे प्रभावित अंग है आपका शरीर का तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम इससे इफेक्ट होता है, ठीक है। लक्षण, संतुलन बिगड़ जाता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। जैसे देखा होगा ना, एक व्यक्ति उम्र के बाद क्या हो जाता है, वाइब्रेशन ऐसे करके वो कांपने लगता है ना। एक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, शायद नहीं रहे अब, राजू श्रीवास्तव, उनने एक बार इसी प्रकार की एक कॉमेडी की थी, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो बोलते हैं कि भैया गाड़ी के बाहर जनरेटर रखा हुआ है, कौन छोड़ के आ गया, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। वो लगभग इसी स्थिति से संबंधित है कि जब व्यक्ति ऐसा करके हिलने लगता है, कांपने लगता है ऐसा करके, तो वो रोग जो होता है वो पार्किंसन रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रोग है वो मिनीमाटा डिसीज है। मिनीमाटा जो रोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। मिनीमाटा रोग को पढ़ने का प्रयास करें। तो मिनीमाटा जो रोग है वो पारा से उत्पन्न होता है, यानी कि जब पारे की विषाक्तता, आप ऐसा कोई भोजन कर रहे हैं जिससे पारा आपके मरकरी आपके शरीर में इकट्ठा होता जा रहा है, तो मरकरी के कारण क्या होता है, मिनीमाटा डिसीज होता है। और परीक्षा में यही पूछेगा, निम्नलिखित में से पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है, तो मिनीमाटा डिसीज हो रही है। फैक्चुअल प्रश्न सीधा सीधा परीक्षा में आ जाएगा, ठीक। उत्पत्ति स्थल यानी कि जापान की मिनीमाटा एक खाड़ी है, ठीक है। जापान की मिनीमाटा खाड़ी में इस प्रकार के रोग जो है आमतौर पे व्यक्तियों में देखे गए हैं, इसलिए इस रोग का नाम मिनीमाटा डिसीज रख दिया गया, ठीक है। प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अच्छा, एक चीज और विशेष रूप से याद रखना, लगभग हम जितने भी रोग थे वो सारे पढ़ चुके हैं,
इसके बाद का जो रोग का 10वां लेक्चर जो होगा उसमें हम कुछ रोग से संबंधित वैक्सीन या रोग से संबंधित कुछ हमारे डिसीज जो क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के उनको पढ़ेंगे, तो थोड़ा कार्यक्रम भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, इस बार प्री की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। और जो भी डिसीज ऐसी है जिससे शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है तो वो सबसे खतरनाक रोग होगा। ठीक है, ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम जिस रोग से इफेक्ट हो रहा है वो रोग सबसे खतरनाक रोग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लक्षण क्या है? शरीर के अंग, होंठ, जीभ काम नहीं कर पाती है, आंखों का धुंधलापन और मानसिक रूप से असंतुलन, यानी कि धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या है, बैलेंस खो देती है। ठीक, तो बहुत खतरनाक रोग है और रोग का कारण है मरकरी। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये जापान की जो मिनीमाटा खाड़ी है वहां से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इटाई डिसीज। ठीक है, अब देखो ये एक व्यक्ति है जिसकी रीढ़ की हड्डी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, लगभग सीधी है या नॉर्मल स्थिति में है। इटाई रोग से क्या होती है, ये रीढ़ की हड्डी क्या टेढ़ी होना चालू हो जाती है, यानी इस प्रकार से क्या हो जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है, तो व्यक्ति ऐसा झूलते हुए दिखाई देते हैं, कैसे, टेढ़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो रोग हो रहा है इटाई वो कैडमियम की अधिकता से है। मैं कह रहा हूं आपको एक लिस्ट बना लेनी है और वो लिस्ट में इस तरीके से आपको क्या कर लेना, चीजें नोट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा मिनीमाटा डिसीज, ये किससे हो रहा है, यहाँ पे पारा लिख दो और कुछ भी मत करना, पारा। दूसरा कौन सा, इटाई क्या है, कैडमियम, और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, इटाई याद कर लो, नहीं तो होगी पिटाई। ठीक है, इटाई कैडमियम। ठीक है, और इस प्रकार से लिस्ट बनाते जाना, एक एक करके और भी आएंगे, तो आपको लिस्ट याद रहेगी तो परीक्षा में यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। और इतना डेप्थ में नहीं जाएगा वो, हालांकि परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में प्री के अंदर एमपीपीएससी में बस वो पहले ही फैक्ट पूछेगा। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी खोज जापान के टोयामा प्रांत में हुई थी। किसमें, जापान के टोयामा प्रांत में। ठीक है, जापान का कोई एक स्टेट होगा टोयामा। प्रभावित अंग रीढ़ की हड्डी और शरीर के जोड़, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसे हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। कुछ इस प्रकार से आपकी रीढ़ की हड्डी यूं टेढ़ी हो जाती है, व्यक्ति कैसा हो जाता है, टेढ़ा। और टेढ़े व्यक्ति होते हैं, जैसे अपन एक कहावत भी होती है ना कि वो तो एकदम ही टेढ़ा आदमी है। टेढ़ा आदमी यानी कि फिर वो विचार या स्वभाव से है, लेकिन शरीर से टेढ़ापन जो है वो इटाई रोग से होता है। ठीक है, जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है, यानी कि बहुत सारा दर्द, जॉइंट पेन होता है। ठीक है, सिलिकोसिस डिसीज, सिलिकोसिस जो डिसीज है वो धूल कणों के साथ सिलिका श्वसन के माध्यम से उत्पन्न होती है, यानी कि आपको यहाँ पे लिख देना है सिलिकोसिस। ठीक है, ऐसी आपको लिस्ट बनानी है, सिलिकोसिस। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ा आप ध्यान रखना, सिलिकोसिस मैं बोल भी रहा हूँ साथ ही साथ, इसलिए नोट करते आना। सिलिकोसिस जो है वो सिलिकन, जब धूल मिट्टी के साथ सिलिकन के कण मौजूद होते हैं और वो जब सांस लेते लेते आपके श्वसन तंत्र के माध्यम से जब फेफड़ों में पहुंच जाते हैं तो सिलिकोसिस डिसीज हो जाती है, जिससे शरीर का जो अंग है वो फेफड़ा प्रभावित होता है, यानी कि जो लंग्स है उनकी क्रिया विधि क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो ठीक तरीके से सांस लेने और छोड़ने में काम नहीं कर पाते। ठीक है, जिससे दिक्कत होती है। मुख्य रूप से ये जो रोग है वो खनन या उत्खनन वाले जो क्षेत्र है जहाँ पे सिलिकन का उत्खनन हो रहा है, जमीन से उसको निकाला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ काम करने वाले मजदूरों में ये रोग विशेष रूप से मिलता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया के साथ, श्वसन के साथ साथ जब सांस लेते हैं तो जो सिलिका के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सांस के माध्यम से शरीर के अंदर जाते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, तो याद रखना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी रोग इंपॉर्टेंट हैं अपन उन्हीं पे ही चर्चा करेंगे। ये छोटा बच्चा, उसमें हल्के से ब्लू ब्लू क्या दिखने लगते हैं, साइन दिखाई देने लगते हैं, नीले धब्बे टाइप के, इस तरीके से ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता। किसकी अधिकता, पेयजल के अंदर नाइट्रेट की अधिकता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अब ये किसके कारण है, पेयजल के अंदर नाइट्रेट की अधिकता से, यानी कि जब पानी पी रहे हैं उस पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है
तो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और यही लिस्ट याद रखोगे आप तो परीक्षा में क्वेश्चन टिक कर पाओगे। इससे प्रभाव क्या होता है, नाइट्रेट द्वारा शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर मिथेमोग्लोबिन का बनना स्टार्ट हो जाता है। किससे क्रिया कर रहा है ये नाइट्रेट, ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रहा है। और हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के बाद कौन सा कंपाउंड बन रहा है, तो मिथेमोग्लोबिन बन रहा है, जिसके कारण क्या है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, जिससे मुख्यतः नवजात शिशु प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या है, शरीर में नीले नीले जो धब्बे हैं वो पड़ जाते हैं, दिखाई देने लगती है। और इससे आप बच्चों का जो संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होते हुए दिखाई देता है। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनेगा। एक है कारण और दूसरा है प्रभाव। कारण यानी कि नाइट्रेट की अधिकता, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चे पानी पिएंगे, और अगर उस पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। जब ये रोग होता है तो ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मिथेमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक। गठिया रोग, ये गठिया रोग है, घटिया रोग नहीं है। गठिया यानी कि अर्थराइटिस, जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं वहां पे दर्द होने लगता है, शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है। और वो जो दर्द हो रहा है वो जॉइंट्स जितने भी हैं, जैसे कि एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक कोई हड्डी है आपकी, ठीक है। अब एक हड्डी दूसरी भी बना लेते हैं अपन। वैसे एक हड्डी मेरी भी दर्द कर ही रही है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अपने दूसरी हड्डी बना ली है। और ये जो बीच में है वो हड्डियों का जॉइंट है। थोड़ा समझने का प्रयास करना। जॉइंट्स हरे रंग का बना लेते हैं, ठीक है। BBL, BBL यानी कि बोन टू बोन लिगामेंट। तो दो हड्डियां आपस में लिगामेंट से जुड़ी, एक ये ऊपर वाली हड्डी A और नीचे वाली हड्डी B, और दोनों हड्डियां जो हैं वो लिगामेंट से जुड़ी हैं, है ना। अब लिगामेंट से ये हड्डियां जुड़ी हैं, लेकिन अगर यहाँ पर किसकी, यूरिक एसिड, किसकी मात्रा, यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर लिगामेंट के साथ साथ यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उस रोग, उसके कारण जो रोग उत्पन्न होगा उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, अर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग, जिससे आपके हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होने लगता है। मान के चलो एक ये हड्डी और ये हड्डी दोनों यहाँ पे जुड़ी हैं, अगर यहाँ पे यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा तो अर्थराइटिस हो जाएगा। फिर इस तरीके से हड्डी जो हिलाने में तकलीफ उत्पन्न होगी, यानी कि जोड़ों में, चरने में, घुटनों में, एड़ी में, इन सभी जगह पे जॉइंट्स में क्या होगा, पेन होगा। और वो भी कैसा होगा, असहनीय, यानी कि उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। और ये कहाँ कहाँ है, ये घुटने की हड्डी में है, ये कमर की हड्डी में है, ये यहाँ पे भी है, जैसे मेरे भी यहीं पे दर्द हो रहा है, लेकिन अर्थराइटिस नहीं है, चिंता मत करो। यहाँ पे कंधे की हड्डी में, एड़ी की हड्डी में, ये कुछ 5-6 अलग अलग प्रकार की हड्डी हैं जहाँ पे जॉइंट्स हैं, वहाँ पर यूरिक एसिड की मात्रा इकट्ठी हो जाने अर्थराइटिस डिसीज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, एंथोफोबिया, एंथोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, और एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। वैसे ही अगर हम देखें, एंथोफोबिया का मतलब एक ऐसा डिसीज जिसमें व्यक्ति को फूल से डर लगने लगता है। तो फूल तो कहीं ना कहीं क्या है, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। हम किसी को फूल दे रहे हैं, लाल फूल दे रहे हैं, तो हो सकता है हम उससे प्यार करते हैं इसलिए उसको लाल फूल दे रहे हैं, हम उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं तो सफ़ेद फूल दे रहे हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार से क्या है कि कहीं ना कहीं पीला फूल भी दिया जाता है दोस्ती के लिए, सफ़ेद फूल दिया जाता है आत्मसमर्पण के लिए कि भैया हमसे गलती हुई क्षमा कर दो। तो अलग अलग रंगों के अपने अपने अलग अलग मतलब हैं, लेकिन यहाँ पे फूल से नफरत होने लगती है व्यक्ति को। एंथोफोबिया डिसीज के अंतर्गत जो व्यक्ति है उसको क्या है, फूलों से डर लगने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो फूल क्या है, डरावना सा दिखाई देता है। तो मानसिक रुग्णता के कारण, यानी कि केवल मानसिक डिसीज है ना। असंगत और काल्पनिक भय, यानी कि इंसान क्या है, उस चीज से ऐसा काल्पनिक रूप से डरने लगता है। ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना एंथोफोबिया जो रोग है वो किस प्रकार का रोग है, ऐसा रोग जिसमें फूलों से व्यक्ति को डर लगे वो एंथोफोबिया डिसीज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, घातक ड्रॉप्सी, या ड्रॉप्सी के नाम से भी आ सकता है, ड्रॉप्सी या घातक ड्रॉप्सी। ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें क्या है कि आपके शरीर के अंदर इस तरह से छेद टाइप के दिखाई देने, गड्ढे टाइप के दिखाई देने लगते हैं,
सरसों के तेल में मिलावट के कारण, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से समझना, सरसों के तेल में मिलावट, और वो भी किसकी, आर्जीमोन, और सरसों के तेल में साइनाइड अंश उजला रंग देने लगता है, यानी कि इन सब चीजों की आपस में मिलावट कर दी जाए तो शरीर में इस प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, एक बार फिर से समझें, सरसों के तेल में मिलावट, वो भी किसकी, आर्जीमोन के तेल और सरसों के तेल में साइनाइड के जो अंश हैं वो अगर मिले हुए दिखाई देते हैं तो उससे ड्रॉप्सी डिसीज होती है। इस डिसीज के कारण शरीर में जो ऊतक हैं वो डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिससे शरीर के अंदर इस प्रकार से क्या दिखाई देने लगती है, गड्ढे गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। ठीक, परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उससे ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ड्रॉप्सी जो डिसीज है वो किस कारण से हो रही है, तो सरसों के तेल में आर्जीमोन और साइनाइड जो है उसके मिलावट के कारण ये रोग क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रोग पे पढ़ते हैं अपन, वो है वातोन्माद। वातोन्माद जो डिसीज है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसीज है। इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बेचैनी होने लगती है, बेहोशी सी छाने लगती है। ठीक है, यानी कि उसका नर्वस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः युवाओं में और अविवाहित महिलाएं जो होती हैं, जो महिलाएं अविवाहित होती हैं उनमें ये रोग आम तौर पे क्या है, दिखाई देता है। ठीक है, शादी के बाद ये रोग स्वतः ठीक हो जाता है, शादी के बाद तो बहुत से सही हो जाते हैं, रोग की क्या बात है। ठीक है, तो याद रखना है अपने को, ऐसा कौन सा रोग है जो शादी के बाद सही हो जाता है, यानी कि शादी के पहले वो व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से रोगी है। ठीक है, उसने दिमाग में कुछ ऐसी चीजें बना रखी हैं जिससे वो क्या है, रोग ग्रसित हो चुका है। शादी के बाद अपने आप वो भ्रम टूट जाता है, शादी के बाद बहुत से लोगों के भ्रम टूट जाते हैं। तो ये वातोन्माद क्या चीज है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शादी के बाद सही हो रहा है, इसके लिए शादी करना जरूरी हो जाएगी। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, ये मानसिक रूप से बेकार है। इंसान खाता रहता है फिर भी उसको लगता है यार भूख लग रही है, भूख लग रही, खा खा के भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता, फिर इस प्रकार से गोलू मोलू छोटू टाइप का हो जाता है। ठीक है, कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना और थोड़े थोड़े समय के बाद फिर खाते रहना, ये इसका लक्षण है, और इससे वजन में तीव्र रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। तो स्वाभाविक सी रूप से ज्यादा खाओगे तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। और ये एक मानसिक रूप है, मानसिक रोग है, मानसिक रूप से एक रोग है जिसमें क्या है, इंसान को बार बार भूख लगती रहती है। वो ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी कुछ खाया नहीं, 2 घंटे हो गए, मुझे कुछ खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए। तो भूख पे कंट्रोल ना होने के कारण ये इस प्रकार की स्थिति बनती है। अबिंदुकता, जैसे इस रोग को थोड़ा आप अलग से समझने का प्रयास करें। जैसे ये लेंस है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो सीधा कहाँ बनती है, रेटिना पर इमेज बनाती है। कहाँ पर इमेज बना रही है, रेटिना पर। और यदि रेटिना पर इमेज ना बनाने के आसपास बनती है तो ऐसी स्थिति में जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसको कहते हैं अबिंदुकता। लक्षण क्या है, व्यक्ति की संपूर्ण दृश्यता में कमी आती है, यानी कि प्रॉपर देख नहीं पाता, क्योंकि प्रॉपर तभी देखेगा ना जब रेटिना पे इमेज बनेगी। लेकिन रेटिना पे न बनते हुए उसने इधर बना दी या इधर बना दी, कहीं पे भी आसपास बना दी, लेकिन रेटिना पे नहीं बनाई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ठीक तरीके से देख नहीं पाता। ठीक है, बेलनकार जो लेंस होता है उसका उपयोग किया जाए तो फिर बेलनकार लेंस का उपयोग किए जाने से ये जो प्रतिबिंब है जो आइट साइड बन रहा है वो सीधा रेटिना पे बनने लगेगा, और रेटिना पर बनने के कारण व्यक्ति को सीधा सीधा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि अबिंदुकता जो रोग है उसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जो रोग है वो रेटिना के ऊपर इमेज ना बनाकर उसके पास में इमेज बनाता है, इसलिए ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अब है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है, जैसे कि ये आपकी आंख है, इस आंख में क्या है, इस प्रकार से एक अलग से झिल्ली बन जाती है जिसे व्यक्ति को क्या है, प्रॉपर दिखाई नहीं देता। उस रोग को हम कह रहे हैं मोतियाबिंद। आंख के लेंस की अपारदर्शी होने की स्थिति के कारण ये लेंस के अपारदर्शी, यानी कि जैसे कि आंख का ये लेंस है, जैसे अभी अपना लेंस था ना एक, ठीक है, इधर समझो कि ये एक अपना आंख का लेंस है। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर जम जाए, लेयर जम जाने के कारण क्या होगा कि जो प्रकाश है वो अंदर जा नहीं पाएगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, अपारदर्शी। कैसा हो जाएगा, अपारदर्शी। ऐसे तो लेंस कैसा है, पारदर्शी है। पारदर्शी होने के कारण क्या है कि प्रकाश पार कर जाता है, और प्रकाश जैसे ही पार कर जाता है रेटिना पे इमेज बनाता है, रेटिना पे इमेज बना देता है तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन रेटिना पर इमेज न बनाते हुए अलग बगल कहीं और बना दें तो फिर वो अबिंदुकता डिसीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये लेंस के ऊपर एक दूसरी सी लेयर चढ़ जाए, ठीक है, ध्यान से समझना, ये लेंस के ऊपर क्या है, एक दूसरी लेयर चढ़ जाए जिससे प्रकाश क्या है अंदर गुजर नहीं पाए, ठीक है, अंदर जा नहीं पाए, तो व्यक्ति को दिखाई ही नहीं देगा। उस रोग को हम क्या नाम दे रहे हैं, मोतियाबिंद, यानी कि लेंस के ऊपर एक कवर चढ़ जाए, लेयर चढ़ जाए, उस लेयर को चढ़ जाने के कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, उसको हम नाम दे रहे हैं मोतियाबिंद। उपचार के लिए क्या सीधा सीधा ऑपरेशन किया जाता है और लेंस के ऊपर की या तो झिल्ली निकाल दी जाती है या फिर आर्टिफिशियल दूसरा लेंस डाल दिया जाता है, ठीक। तो ये सीधा सीधा याद रखना मोतियाबिंद। मायोपिया, दो प्रकार के रोग हैं, मायोपिया और हेट्रोपिया, ठीक है। इन दोनों रोगों को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये पिया है अपना, पिया यानी कि जिससे अपन प्यार कर रहे हैं, ठीक है, और ये अपना पिया है इसलिए अपन इसको कह रहे हैं मायोपिया। किसका पिया है ये, अपना, इसलिए क्या कह रहे हैं अपन, मायोपिया, ठीक है। जब ये पिया अपने से प्यार कर रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पास बन रहा है। मायोपिया यानी कि जब ये पिया अपने को प्यार करता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पास बन रहा है। और अपना पिया जो है वो अगर अपने से नफरत करता है तो इसको क्या कहते हैं, हेट्रोपिया। हेट्रोपिया यानी कि पिया अपने से अब क्या कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा, अपने से नफरत कर रहा है, तो हेट्रोपिया करेगा, तो ऐसी स्थिति में हेट्रोपिया से क्या हो जाएगा, वो दूर भाग जाएगा, है ना। जब कोई पिया किसी दूसरे से प्यार नहीं कर रहा, मतलब पार्टनर की बात हो रही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति यानी कि मेल फीमेल, है ना, यहाँ पे समझो ये मेल है और ये फीमेल है, ये पति पत्नी है। जब मेल फीमेल को, फीमेल मेल को, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो पास में रहेंगे तो उसको कहेंगे मायोपिया। जब दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, तो वो हेट्रोपिया हो गया, है ना। अब चीज को समझो कि ये क्या है, आपकी आंख है, ठीक है, वो थोड़ा खतरनाक बना दी मैंने आंख, लेकिन ठीक है, समझने का प्रयास करना। अब इस आंख में क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश आया, लेंस से होके गुजरा, और ये रेटिना है, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना दिया। मायोपिया है तो पास में बन जाएगा, हेट्रोपिया है यानी कि आप पिया क्या कर रहा है, आपको हेट कर रहा है, ये लेंस है, पिया क्या कर रहा है, हेट कर रहा है, ये आपका रेटिना है, प्रतिबिंब का बनना रेटिना के बाहर यानी कि दूर बन रहा है, तो ये दूर दृष्टि दोष हो गया। ये रेटिना है तो रेटिना के पहले बन गया, पास बन गया, तो ये क्या हो गया, निकट बना, पास बना, तो इसलिए निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया यानी कि ऐसा रोग जिसके अंदर जो प्रतिबिंब है रेटिना पे बनना चाहिए। देखो हमेशा याद रखना, प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना पर ही बनेगा, यानी कि इमेज जो है वो आंख के अंदर, आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सारी की सारी इमेज जो है वो आपके आंख के अंदर जो रेटिना है वहां बनती है, ये क्लियर कट बात है, ठीक। लेकिन अगर रेटिना से पहले बन जाए तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और रेटिना के बाद में बन जाए तो उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेट्रोपिया। जब आपका पिया आपको हेट करेगा तो दूर भाग जाएगा यानी कि दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। जब आपका पिया आपको प्यार करेगा तो पास रहेगा तो वो निकट दृष्टि दोष। थोड़ा याद करने के लिए लिंक बन जाएगी। अब एक चीज और समझो, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसकी पास की वस्तु तो सब दिखेगी। अगर कुछ किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया तो निकट की वस्तु तो सही दिखेगी लेकिन दूर की नहीं दिखेगी, ये दिक्कत है, ठीक है। और अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो दूर की तो दिखेगी लेकिन पास की नहीं दिखेगी, है ना। थोड़ा उल्टा चलता है, इसमें उल्टा नहीं चलता, एक्चुअल में चलता सीधा ही है, लेकिन समझने में थोड़ा ऐसा लगता है कि उल्टा है। तो आप भी थोड़ा इस तरीके से याद रखना कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिख जाएगी लेकिन पास की नहीं दिखेगी, और निकट दृष्टि दोष में निकट की दिख जाएगी लेकिन दूर की नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इमेज पहले ही बन गई है ना। अब आप क्या करोगे, इस रोग का उपचार करोगे, स्वाभाविक सी बात है ना। इस रोग का उपचार करोगे तो ऐसी स्थिति में आप इस इमेज को कहाँ लेके जाओगे, रेटिना पर लेके जाओगे, है ना, और यहाँ पर इस इमेज को रेटिना पर लाओगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या है कि आपको रेटिना पर लाना है। जैसे यहाँ पे इमेज बनी है और ये रेटिना है तो यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हो गया तो इसको कम करना पड़ेगा, है ना।
तो जब आप यहाँ पे लेंस इस्तेमाल करोगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इस्तेमाल करोगे दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम है चीजों को केंद्रित करना, तो वो पास ला देगा। और निकट दृष्टि दोष में आप इस्तेमाल करोगे अवतल लेंस, इसका काम फैलाने का, तो फैलाते फैलाते कहाँ रेटिना पर ले जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास एक आध बार गए होंगे आंखों के दिखाने के लिए, तो उसमें वो छोटे छोटे जो गोल गोल लेंस रखता है ना, पूछता है कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं, कौन से दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक करके चेंज करता जाता है। ठीक, तो वो देखने के लिए कि कौन से नंबर का लगेगा। ठीक है, या क्लियर है तो एक भी नंबर नहीं लगेगा। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब आपका हेट्रोपिया। हेट्रोपिया यानी कि पिया हेट करेगा तो दूर भगेगा, दूर भगेगा तो दूर की दिखाई देगी, पास की देखने के लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। मायोपिया यानी कि मेरा पिया पास में है, तो जब पास में है तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही, देखने के लिए आपको अवतल लेंस। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, याद रखना। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है इस मायोपिया को, इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। इसके उपचार के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। बताया था ना, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। फिर उसके बाद है आपका हाइपर हेट्रोपिया या हेट्रोपिया, एक ही बात है, हाइपर हेट्रोपिया। हेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देती। देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पे, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल स्थिति, लेकिन रेटिना के बाहर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत ही दिक्कत। ठीक है, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, रेटिना से इसको रेटिना पर ला रहे हो, यहाँ पे ला रहे हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, अंतिम दौर में चल रहे हैं, बस खत्म होने वाला लेक्चर, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। मधुमेह यानी कि डायबिटीज। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि इंसान जब भोजन करता है तो भोजन के पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज बन जाता है तो ब्लड में पहुंच जाता है। जब ब्लड में पहुंच जाता है तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो आपके पैनक्रियाज के माध्यम से बीटा कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन आपके लीवर और मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है निश्चित। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बीटा कोशिकाएं खराब हो गई हैं, यानी कि इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी तो ऐसी स्थिति में ही जो रोग उत्पन्न होगा वो है आपका डायबिटीज। खतरनाक रोग है। इंसुलिन का स्त्राव कम होना यानी कि इंसुलिन की मात्रा का कम हो जाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तब जाके जो रोग हो रहा है वो है डायबिटीज। विश्व मधुमेह दिवस यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो हर 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। आयुर्वेदिक उपचार, मेथी के बीज को खाओ आप, कड़ी पत्ता जो है उसको खाओ आप, करेले का जूस पियो, उससे क्या है बॉडी के अंदर इंसुलिन नेचुरली बनता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है, नॉर्मल स्थिति नहीं है, तो भैया आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, इंसुलिन की जो खोज है बेंटिंग तथा मैक्लाइड नाम के वैज्ञानिकों ने की थी, इस कारण इन्हें 1923 का नोबेल प्राइज भी दिया गया। बहुत अच्छी बात है। हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक। आजकल ये हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा केसेस आप सुन रहे होंगे। कोई एक व्यक्ति है स्वस्थ है, अचानक से हार्ट अटैक आया और चला गया, अब वो है से था हो गया। तो अचानक से ये स्थिति क्यों बन रही है, वो हमारे खान पान के कारण भी है। हम जो खाना खा रहे हैं वो हाइब्रिड खा रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तो हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए जिससे हमारे हार्ट के लिए चीज़ें ठीक बनी रहें। दिल जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। दिल का मामला है, तो प्यार से इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। कारण क्या है, तंतु ऊतकों में चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड पदार्थ का जमा हो जाना, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, इन सब चीज़ों के जमा हो जाने से हृदय की धमनियां हैं उनमें रक्त का थक्का यानी कि ब्लड का क्लोटिंग जमने लगता है। ब्लड की क्लोटिंग जमने से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है। बढ़ावा देने वाले कारण मोटापा,
मोटापा जो है वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है। हाइपर टेंशन यानी कि उच्च जो तनाव हो रहा है, यानी कि हाइपर टेंशन जो हो रहा है। धूम्रपान यानी कि डायबिटीज। वसा युक्त आहार यानी कि एक्स्ट्रा जो फैटी एसिड अपन खा रहे हैं, भोजन जिसमें जैसे कि अपन बर्गर पिज्जा ये वो अंट संट खा रहे हैं, उससे क्या होता है, तकलीफ होती है। ठीक है, उससे मोटापा बढ़ता है, मोटापे से आपके शरीर में हार्ट अटैक की स्थिति बनेगी। उपचार औषधियां, तो एस्पिरिन जो दवाई है उसका उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा यानी कि बाईपास जो सर्जरी है वो की जाती है। हृदय धमनियों में शरीर में दूसरी धमनियों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि फिर वो बहुत खर्चे वाली बात भी है। तो कोशिश करो इन सब चीज़ों से बचा जाए। और कैसे बचा जा सकता है, सीधा सीधा अपना खान पान सुधारो, ऐसे खाना ऐसा भोजन खाओ जिससे आपके शरीर को लाभ हो, नुकसान नहीं। कभी कभार चलता है, 2 महीने 3 महीने में एक बार अपन ने पिज़्ज़ा खा लिया, 4 दिन में रोज रिपीट कर रहे हो, मैगी खा रहे हो और मैगी पे ही जिंदा हो, तो तकलीफ होएगी ना। ठीक, तो चलो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगली मुलाकात फिर एक नए लेक्चर के साथ होगी, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक, और लाइक शेयर के साथ साथ पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिक कर देना, जिससे अगला जो लेक्चर कल रिकॉर्ड होगा वो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक, जय हिंद।